बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि मिश्रण किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं मिक्सचर। फिर अपन को पढ़ना है इसके टाइप्स, मतलब इसके प्रकार और पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है मिश्रण का मतलब। देखो नाम से मालूम चल रहा है मिक्सचर, मतलब हमको यहाँ पे किसी चीज़ को मिक्स करना है। और हम सब जानते हैं किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए कम से कम दो वस्तुएं तो होनी चाहिए, तभी तो आप मिक्स कर पाओगे। क्या केवल एक वस्तु को मिक्स किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता। तो मिश्रण बनाने के लिए हमारे पास जो पदार्थ होने चाहिए वो कम से कम तो कितने होने चाहिए? कम से कम तो होने चाहिए दो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी चलेंगे। अगर हमारे पास तीन है तब भी हम तीनों को मिला सकते हैं, चार है जब भी चार को अपन मिला सकते हैं। तो कहना पड़ेगा कि जब हम दो या फिर दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो हमको क्या कहना पड़ेगा कि हमने क्या तैयार कर दिया है? मिश्रण तैयार कर दिया है, मतलब मिक्सचर तैयार कर दिया है। उदाहरण समझते हैं। जैसे हमारे पास इस ग्लास के अंदर भरा हुआ है पानी, मतलब वाटर। तो क्या जो ये वाटर है ये एक प्रकार का पदार्थ है? हाँ, तो पहला पदार्थ हो गया पानी। और मेरे पास एक स्पून के अंदर रखी हुई है चीनी, तो क्या चीनी दूसरा पदार्थ नहीं हो गया? मैंने इस चीनी को डाला इस पानी के अंदर। जैसे ही मैं इस चीनी को इस पानी के अंदर डालूंगा तो तुम क्या कहोगे कि सर आप अभी दो पदार्थों को आपस में मिला रहे हो। तो उससे अब बन क्या जाएगा? उससे अब बन जाएगा मीठा पानी। तो अब आपको मीठे पानी को कहना ही पड़ेगा मिश्रण। क्यों? क्योंकि ये दो पदार्थों के मिलने से बना है, एक तो जल और दूसरा क्या हो जाएगा? चीनी। तो ये होता है मिश्रण। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जैसे हमारे पास इधर है पानी, हमने ले लिया, यहाँ पे हमारे पास है जल। जल हो गया पहला पदार्थ, इसके अंदर आप लोग डाल रहे हो नमक, नमक हो जाएगा दूसरा पदार्थ। जब दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? नमकीन पानी बन जाएगा। और जो ये नमकीन पानी है इसको आपको क्या कहना पड़ेगा? मिश्रण कहना पड़ेगा, क्योंकि ये किनसे मिलकर बना है? दो पदार्थों से, एक नमक और एक जल मिलाया होगा तभी तो क्या तैयार हुआ है? मिश्रण तैयार हुआ है ना। अब यहाँ पे तो हमने उदाहरण में केवल दो दो तैयार करे हैं ना, दो दो पदार्थ मिलाए हैं, लेकिन पदार्थ दो से ज़्यादा भी मिलाए जा सकते हैं, तीन चार पाँच सब चलेंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर है पानी, इसमें मैंने मिला दिया तेल। तो एक पदार्थ हो गया पानी, एक पदार्थ हो जाएगा तेल। दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? तेल वाला पानी बन जाएगा। और जो वो तेल वाला पानी होगा इसको भी क्या कहना पड़ेगा? मिश्रण कहना पड़ेगा। अब क्या आपको इनमें अंतर दिखाई पड़ रहा है? ये दो उदाहरण और एक इस उदाहरण को देखो। क्या कि सर जब हमारे पास मीठा वाला पानी हो तब बना जब हमने चीनी मिलाया। तो क्या आपको मिश्रण के अंदर ये चीनी अलग से दिखाई दे रही है? क्या नहीं दिखाई दे रही। इस नमकीन वाले पानी में क्या जब नमक मिल जाता है तो क्या हमको नमक अलग से दिखाई देता है? क्या नहीं दिखाई देता। लेकिन तेल वाले पानी में जब हम मिलाते हैं, दोनों को मिक्सचर तैयार करते हैं, तो तेल तो ऊपर अलग तैरता है और पानी नीचे अलग रहता है। तेल पानी में नहीं मिलता ना, तो आपको मिश्रण बन तो गया क्योंकि मिलाया है, लेकिन मिश्रण के अंदर हमको जो हमने पदार्थ मिलाए हैं ना वो यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। तेल ऊपर पानी नीचे, लेकिन मिश्रण तो ये भी है, लेकिन इसमें जो हमने पदार्थों को मिलाया है वो अलग अलग नहीं दिख रहे। क्या अलग अलग दिख जाएगा क्या कि चीनी अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा है? नहीं, वो तो मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ पे नमक और जल भी मिल जाते हैं तो अलग नहीं दिखता। तो ऊपर वाले उदाहरणों में तो तुमने बोला कि सर मिश्रण के अंदर जो पदार्थ डले थे वो अलग अलग नहीं दिख रहे, लेकिन नीचे वाले के अंदर अलग अलग दिख रहे हैं। इसी के आधार पर मिश्रण के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो किसको समांगी कहें, किसको विषमांगी कहें? देखो, जब ऐसा मिश्रण जिसके अंदर जो आपने क्या मिलाए हैं, पदार्थ मिलाए हैं, उनको अलग अलग नहीं देखा जा सके, मतलब वो समान रूप से घुल गए हैं, तो ऐसे मिश्रण को तो अपन कहेंगे समांगी मिश्रण। उदाहरण क्या बन जाएगा? चीनी व जल का मिश्रण। अलग तो ना देख पाओगे चीनी और जल को, नमक और जल का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसा पदार्थ जिनमें उपस्थित अवयवी कणों या फिर अपन पदार्थों को बोल दें आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। जैसे तेल और पानी का मिश्रण, आप तेल को और पानी को अलग अलग देख सकते हो, तो ये किसका उदाहरण बन जाएगा? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण बन जाएगा।
अब एक बात पढ़ो, हमने समांगी भी पढ़ लिया, विषमांगी भी पढ़ लिया। एक नोट आ रहा है, इस नोट को ध्यान से देखना। नोट कह रहा है कि जितने भी मिश्रण होते हैं, चाहे वो समांगी हो चाहे वो असमांगी हो, विषमांगी हो, कोई सा भी मिश्रण ले लो, सारे के जो सारे मिश्रण होते हैं वो अशुद्ध पदार्थ होते हैं। अब ये बात तुम खुद सोच के देखो, आखिर हमने मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ क्यों कहा? अशुद्ध पदार्थ उसको कहते थे ना जिसके अंदर क्या होते थे, एक से ज़्यादा प्रकार के कण होते थे। अब आप मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ क्यों कह रहे हो? मतलब मिश्रण के अंदर भी एक से ज़्यादा पदार्थ हैं, सारे सेम पदार्थ नहीं है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे समांगी मिश्रण का उदाहरण लूँ, जिसके अंदर हमको चीनी और जल अलग अलग दिख तो नहीं रहे, लेकिन हैं तो अलग अलग ना। कुछ जो कण हैं वो चीनी के हैं और कुछ कण किसके हैं, जल के हैं। चाहे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो दो प्रकार के कण हैं ना। और जब भी दो प्रकार के कण मिल जाते हैं तो क्या उसको शुद्ध कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। शुद्ध किसको कहते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। तो समांगी मिश्रण को भी हम शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर आपने कुछ मिलाया है, एक चीनी और एक जल, अलग अलग कण हो गए। विषमांगी को भी नहीं कहना पड़ेगा। क्यों? आपको दिख रहा है कि एक तेल है और एक पानी है, दो वैरायटी मिल गई, एक ही प्रकार के कण कहाँ बने? तो किसी भी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? हमेशा अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। मिश्रण कभी भी शुद्ध पदार्थ नहीं कहलाता, चाहे समांगी हो चाहे विषमांगी हो, क्या कहलाएगा? अशुद्ध पदार्थ। तो ये हमने पढ़ लिया मिश्रण। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलयन किसे कहते हैं, और विलयन के हमको क्या लिखनी है? गुण, मतलब विशेषताएं लिखनी है। तो देखते हैं विलयन क्या होता है। देखो, विलयन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने ना किन्हीं चीज़ों को मिलाया है। किसी दो वस्तुओं को, दो पदार्थों को या दो से ज़्यादा पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है? विलयन बनता है। तो आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर तो मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण। और आप विलयन में भी यही कह रहे हो, तो बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं विलयन एक क्या होता है? एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। लेकिन बात ध्यान क्या रखनी है, ध्यान से सुनना। मिश्रण दो प्रकार के हुआ करते थे। एक होता था समांगी मिश्रण और एक होता था विषमांगी मिश्रण। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो विलयन होते हैं वो एक प्रकार के मिश्रण ही होते हैं। मतलब विलयन भी तब बनेगा जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाओगे। लेकिन विलयन हमेशा समांगी मिश्रण को ही कहा जाएगा। ध्यान रखना, आपको उसे ही विलयन कहना पड़ेगा जो मिश्रण कैसा होगा? समांगी मिश्रण होगा। तो समांगी मिश्रण को ही हम लोगों को क्या कहना चाहिए? विलयन कहना चाहिए। विषमांगी मिश्रण को हम क्या नहीं कहेंगे? विलयन नहीं कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे वो चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, विलयन हमेशा कौन सा मिश्रण ही बनेगा? समांगी मिश्रण ही बनेगा, क्योंकि विलयन भी पदार्थों को मिलाने पर बनता है और पदार्थों को मिलाने पर तो उसको मिश्रण कहते हैं। लेकिन विषमांगी वाला नहीं होता विलयन, हमेशा कौन सा होता है? समांगी। तो परिभाषा क्या बनेगी? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। तो मतलब विलयन जब बनेगा तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि हमने इसको बनाने के लिए जो पदार्थ डाले हैं उनको अपन अलग अलग नहीं देख सकते। अलग अलग क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि समांगी मिश्रण ही विलयन होता है और समांगी में तो अलग अलग नहीं देखा जा सकता था। विलयन जब भी पढ़ते हैं ना तो विलयन के ना अंदर ना दो परिभाषाएं पढ़नी पड़ती है। तो वो दो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो वर्ड है विलय और जो दूसरा वर्ड है वो है विलायक। जब तक आप ये दो चीज़ नहीं पढ़ेंगे ना, जो विलयन होता है ना, विलयन को पढ़ना अधूरा होता है। तो क्यों अधूरा होता है देखना, एक मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ कि विलयन तभी बनेगा, ध्यान से देखना, विलयन तभी बनेगा जब आप क्या करेंगे? विलय के अंदर किसको मिलाएंगे? विलायक को। अब ये विलय और विलायक क्या होता है वो हम सीखेंगे, लेकिन विलयन तभी बनेगा जब हम विलय और विलायक को आपस में क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो पहले देखते हैं विलय और विलायक क्या होता है। जैसे मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पे पानी है, और मैं इसके अंदर मिलाना चाह रहा हूँ चीनी। क्या मिलाना चाह रहा हूँ? चीनी। तो क्या मेरे पास दो पदार्थ हैं? हाँ, एक पानी है और एक क्या है? चीनी है। अब देखना, ध्यान से लाइन को ध्यान से सुनना। जिस पदार्थ में अपन किसी दूसरे पदार्थ को मिलाते हैं, तो यहाँ पे मिलाया किस में जा रहा है? पानी में मिलाया जा रहा है। जिसमें मिलाया जाता है उसको कहा जाता है विलायक। तो ध्यान रखना, विलायक किसे कहेंगे?
जिसमें कुछ मिलाया जाता है, जिसमें कुछ मिलाया जाता है। तो यहाँ पे किस में मिलाया जा रहा है? पानी में मिलाया जा रहा है। कुछ चीनी मिलाई जा रही है ना, तो जिसमें कुछ मिलाया जाता है उसको कहते हैं विलायक। तो यहाँ पे पानी किसकी तरह काम करेगा? विलायक की तरह। और जिसको मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विलय कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जिसमें मिला रहे हो उसको तो विलायक कहोगे। तो यहाँ पे तुम किस में डाल रहे हो चीज़ को? किस में मिला रहे हो? पानी में। तो पानी को क्या कहना पड़ेगा? विलायक। जिसको मिलाते हो, किसको मिला रहे हो? चीनी को मिला रहे हो। तो जिसको मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विलय। तो यहाँ पे चीनी किसकी तरह काम करेगी? विलय की तरह। और तुम खुद ही बताओ, ये विलायक, ये विलय दोनों को मिला दिया, क्या एक प्रकार का समांगी मिश्रण नहीं बनेगा? क्यों? चीनी और जल का मिश्रण समांगी तो होता है, और समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। तो विलयन कब बना? जब हमने विलय और विलायक को मिला, और समांगी मिश्रण भी मिलना चाहिए, तभी तो विलयन कहलाएगा। तो जिसमें मिलाते हैं उसको तो कहेंगे विलायक। यहाँ पे पानी में मिला रहे हैं तो पानी विलायक है। जिसको मिलाते हो, चीनी को मिला रहे हैं, तो जिसको मिलाते हैं वो क्या कहलाता है? विलय। दोनों को मिलाया, समांगी मिश्रण भी बना, और उसको क्या कहना पड़ेगा? विलयन कहना पड़ेगा। तो ये अपन ने पढ़ लिया क्या? समांगी मिश्रण के बारे में। विलयन होता है और विलय और विलायक परिभाषा नोट्स में है, अच्छे से देखना। अब यहाँ पे हम विलयन के कुछ उदाहरण पढ़ रहे हैं, तो तुम खुद सोच के देखो, विलयन के उदाहरण जो मैं लिखूंगा तो वो क्या होने चाहिए? समांगी मिश्रण ही होने चाहिए। सही बात है ना? तो देखना, तो अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जल व चीनी का मिश्रण, जल व चीनी का मिश्रण, इसको मैं विलयन का उदाहरण कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो जल व चीनी का मिश्रण एक प्रकार का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, और समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो पहला उदाहरण बन जाएगा जल व चीनी का मिश्रण। क्या दूसरा उदाहरण ये बन सकता है विलयन का? नमक व जल का मिश्रण। हाँ, ये भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि नमक और जल का मिश्रण भी कैसा होता है? समांगी मिश्रण ही होता है। तो हमको कहना पड़ेगा नमक और जल का मिश्रण भी क्या है? एक प्रकार का विलयन का उदाहरण है। हम और पढ़ते हैं। हमने ना 8th क्लास के अंदर मिश्र धातु पढ़ी थी। हमने 8th क्लास के अंदर मिश्र धातु पढ़ी थी। अगर आपको याद होगा, क्या होता है मिश्र धातु? जब है ना अपन है ना दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं। मिश्र धातु मतलब धातु कैसी है? मिली हुई है। तो मिश्र धातु के अंदर दो या दो से अधिक धातु होती हैं। जैसे आपने पीतल का नाम सुना होगा। जो पीतल है ना वो एक प्रकार की मिश्र धातु है। जो पीतल है वो एक प्रकार की मिश्र धातु है। मतलब पीतल किन ही धातुओं से मिलकर बनी है? तो देखो किन से मिलकर बनी है? पीतल एक तो जिंक धातु से मिलकर बनी है और एक कॉपर धातु से मिलकर बनी है। जिंक धातु को लिया जाता है 30% और कॉपर धातु को लिया जाता है 70%। जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पीतल। और मैं इस पीतल को मतलब मिश्र धातु को विलयन कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? विलयन। क्या ये वास्तव में विलयन का उदाहरण बनेगा? तब बनेगा सर जब आप इस पीतल को या फिर इस मिश्र धातु को समांगी प्रूफ कर दोगे। तो तुम खुद बताओ, जब पीतल होता है, पीतल के अंदर पता है जिंक और कॉपर मिला हुआ है, तो क्या पीतल के बर्तन में हमको साफ साफ दिखता है क्या कि अरे पीतल के बर्तन में ना ये वाला पार्ट तो जिंक वाला है, ये वाला पार्ट कॉपर का है? तुम अलग से देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते हो। पता है कि वो जिंक और कॉपर से मिलकर बना है, लेकिन दिखता तो ना है कि कहाँ पर तो जिंक लगा हुआ है, कहाँ पर कॉपर लगा हुआ है, क्योंकि वो तो मिल जाते हैं। तो जब तुमको दिख ही नहीं रहा और जब कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उसको समांगी मिश्रण तो कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मिश्र धातु भी हमारा समांगी मिश्रण ही नहीं बन गया। और समांगी मिश्रण को क्या कहना चाहिए? विलयन कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? विलयन। तो मिश्र धातु भी किसके उदाहरण होते हैं? विलयन के उदाहरण होते हैं। अच्छा, हमारे वायुमंडल का जो हमारा ये वायुमंडल है ना, इसके अंदर जितनी भी गैसें होती हैं, क्या इनको हमको विलयन कहना चाहिए? हाँ, विलयन कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा वायुमंडल बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है। ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है, नाइट्रोजन गैस से मिलकर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर बना है। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन 21% होती है, और जो हमारी कौन सी नाइट्रोजन गैस होती है वो 78% होती है, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.01% होती है। तो ये सारी गैसें मिली हुई हैं ना हमारे वायुमंडल में। अपने आसपास देखो, ये सारी गैसें मिली हुई हैं। क्या तुम अलग से देख पा रहे हो कि अरे ये तो ऑक्सीजन गैस घूम रही है, ये नाइट्रोजन घूम रही है? नहीं देख पा रहे हो, लेकिन पता है
मिली हुई हैं, तो क्या समांगी मिश्रण नहीं बन गया? तो हमारा वायुमंडल भी क्या है? समांगी मिश्रण है गैसों का, इसलिए समांगी मिश्रण को क्या कहना पड़ता है? विलयन। तो हमारे वायुमंडल की गैसें भी किसका उदाहरण बन जाएंगी? विलयन का उदाहरण बन जाएंगी। तो ये हमने पढ़ लिया विलयन। अब हम पढ़ने वाले हैं विलयन के गुण। गुणधर्म से पहले हम एक नोट पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा विलय और हमने पढ़ा विलायक, तो ध्यान रखना विलयन में विलय भी होगा, विलयन में विलायक भी होगा, और ध्यान रखना विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से हमेशा कम होती है। ध्यान रखना, जो विलय होगा विलय हमेशा कम होगा, और जो विलायक होगा ना वो हमेशा ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, विलयन के अंदर विलय भी लगाया होगा, विलायक भी लगाया होगा। विलय हमेशा कम होता है और विलायक हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमने बोला कि नमक व जल का जो विलयन है, नमक और जल का विलयन बनेगा ना, समांगी मिश्रण बन जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? विलयन। कह रहा है इसमें विलय को छांट के बताओ और विलायक को छांट के बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है, तुम खुद सोचो, जब तुम नमक और जल को मिलाते हो तो ज़्यादा क्या होता है? पानी तो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे तुमको क्या कहना पड़ेगा? विलायक ज़्यादा वाला होता है, तो यहाँ पे जल किसकी तरह काम करेगा? विलायक की तरह, क्योंकि तुम जल को ही तो ज़्यादा रखते हो, नमक को कम रखते हो। नमक कम है तो नमक क्या बन जाने वाला है? विलय बन जाने वाला है। अभी हमने मिश्र धातु पढ़ी थी पीतल, अभी हमने मिश्र धातु पढ़ी थी, कौन सी वाली? पीतल पढ़ी थी। अगर मैं पूछूं कि पीतल भी तो विलयन था, और जो ये विलयन है इसके अंदर विलय और क्या छांट के बताना है? विलायक छांट के बताना है। तो कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल है। पीतल कैसे बनता था? जब हम कौन सी धातु लेते थे? जिंक धातु प्लस कौन सी धातु लेते थे? कॉपर धातु। जिंक धातु को पता है कितना भाग होता है? 30%। कॉपर धातु का कितना भाग होता है? 70%। कम कौन सा लग रहा है? कम लग रहा है जिंक, अर्थात कहना पड़ेगा जिंक तो किसकी तरह काम करेगा? विलय की तरह। और ज़्यादा वाला कॉपर किसकी तरह काम करेगा? विलायक की तरह काम करेगा। तो पीतल के अंदर जिंक होता है विलय, कम है, और कॉपर होता है विलायक, क्या है? ज़्यादा। हमारे वायुमंडल के अंदर मैं पूछूं, जो मिश्रण था ना वायुमंडल को मैंने विलयन कहा था गैसों को, तो इसके अंदर O2 होती है 21%, नाइट्रोजन होती है 78%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ तो 1% कहते हैं, यहाँ कई बार 0.1% कहते हैं। तो इसमें विलय और विलायक कौन है? तो देखो सबसे ज़्यादा कौन है? नाइट्रोजन गैस। तो आपको कहना पड़ेगा विलायक होता है ज़्यादा वाला, मतलब नाइट्रोजन गैस काम कर रही है विलायक की तरह। अब इससे कम कौन है? O2 भी कम है और CO2 भी कम है, तो यहाँ पे विलय की तरह कौन काम करने वाले हैं? एक तो O2 और एक CO2, क्योंकि इनकी मात्रा कम है, N2 की मात्रा ज़्यादा है 78%, तो ये विलायक, और जो दो कम रह गए वो क्या बन जाएंगे? विलय। अब हम पढ़ेंगे गुणधर्म, पढ़ेंगे विलयन के गुण। तो देखो विलयन का पहला गुण तो यही है कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ये तो हम बहुत देर से पढ़कर आ रहे हैं ना, तो पहला गुण हो जाएगा विलयन एक प्रकार के समांगी मिश्रण होते हैं। अब दूसरा गुण पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि विलयन समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण के अंदर कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अब सुनो, आखिर कणों को अलग अलग क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि जो विलयन के अंदर कण है ना, उनका जो आकार होता है, कणों का जो आकार होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? छोटा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होने के कारण हमको वो दिखते ही नहीं है, और जब दिखते ही नहीं है तो क्या तुम उनको पृथक पृथक देख पाओगे? क्या नहीं देख पाओगे, इसीलिए समांगी मिश्रण बन जाता है। तो ध्यान रखना, विलयन समांगी मिश्रण है। कण अलग अलग नहीं दिखते हैं, इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि इनके कणों का जो आकार होता है वो बहुत ही क्या होता है? छोटा। जब बहुत ही छोटा होगा तो क्या तुम आसानी से देख पाओगे? क्या नहीं देख पाओगे। नहीं देख पाओगे तो समांगी मिश्रण बन जाएगा, और समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अच्छा, बहुत छोटा होता है तो कितना होता है? तो देखो कहते हैं कि लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर के आसपास का होता है। अब हम सोचते हैं, ये मान याद करना है, एक नंबर में पूछता है कि विलयन के अंदर कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻² मीटर। अब ये मान कितना छोटा है सोचते हैं। देखो 10⁻⁹ है, इस घात को प्लस की करना है तो 1 के बटे में ले आएंगे, पड़ा होगा, घात किसकी बन जाएगी? प्लस की। इसका मतलब है कि 1 के बटे में 1 के पीछे 9 जीरो हैं, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पॉइंट ऊपर 9 संख्याओं से पहले लगेगा, तो एक तो है 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट 0.000000001 मीटर
कितना छोटा मान है। तो इतना छोटा आकार होता है विलयन के कणों का, तभी हम उनको आसानी से अलग अलग नहीं देख पाते। तो 2 गुण पढ़े। पहला समांगी मिश्रण होता है, कणों का आकार बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। जब कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है तो क्या आप विलयन को छलनी की सहायता से छानकर इसके कणों को अलग अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। छलनी की सहायता से छानकर आप विलयन के अंदर जो पदार्थ आपने डाले हैं ना, तभी तो विलयन बना है, आप उनको अलग अलग कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है, और बहुत छोटा होने के कारण क्या होता है, ये आसानी से छलनी से थोड़ा अलग हो पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जल और नमक है, तो क्या जल और नमक के पानी को आप छलनी से अलग कर सकते हो क्या, कि जल अलग हो जाएगा, नमक अलग हो जाएगा? नहीं कर सकते हो। ऐसे अगर मैं बोलूं कि चीनी व पानी का मिश्रण है, तो क्या चीनी व पानी के मिश्रण को आप छान के अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मिल गए हैं, घुल गए हैं, और घुलकर इतना छोटा आकार बना दिया है कि उन छोटे आकारों को अपन छलनी की सहायता से आसानी से छान ही नहीं सकते। तो तीसरा गुण अपन ने पढ़ा कि इनके कणों को छलनी की सहायता से छानकर अलग नहीं किया जा सकता। चौथा गुण सबसे मोस्ट है, क्या है? जैसे मान लो मेरे पास एक पात्र है, इस पात्र के अंदर मैंने भर दिया विलयन। क्या भर दिया मैंने? इस पात्र के अंदर मैंने भर दिया विलयन। जब मैंने विलयन भर दिया है तो मैं कहूँगा कि इसके अंदर बहुत सारे कण हैं, और जो एक कण है वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ना विलयन के कणों का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ एक टॉर्च, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, टॉर्च लगा दूँ, और इस पर लाइट लगाऊँ, तो जैसे ही मैं इस विलयन की ग्लास, जो कांच का ग्लास है, इसके अंदर मैंने विलयन डाल रखा है, अगर मैं टॉर्च को लगाऊँ ना, तो इसके अंदर मेरे को ना प्रकाश का रास्ता दिखेगा नहीं। मतलब मेरे कुछ आपको एहसास होगा ही नहीं कि इसके अंदर से लाइट पास हो रही है, लेकिन इसके अंदर से लाइट जा रही है। क्यों? क्योंकि जो पारदर्शी माध्यम होते हैं ना, उनके अंदर से लाइट जा सकती है। ये कांच भी पारदर्शी है, विलयन भी पारदर्शी है, मतलब लाइट इसके अंदर से जा तो रही है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा। लेकिन कभी तुम घर पे करके देखना, तुम यहाँ पे क्या करना, कुछ पानी लेना, पानी में दूध डाल देना, तो ये भी तो कुछ प्रकार का एक चीज़ बन गई, ये विलयन नहीं है। पानी के अंदर दूध डली हुई है तो इसको आप विलयन नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि थोड़ा बहुत अपन को ना दूध दिखता है पानी के अंदर, तो समांगी मिश्रण नहीं है। अगर आप इसके पास टॉर्च को लगाओगे ना, तो आपको ना वाकई में इस गिलास के अंदर ना लाइट का रास्ता दिखेगा, लेकिन विलयन के अंदर ऐसा नहीं होगा। विलयन के अंदर अगर आप क्या कर रहे हो, लाइट को गुजारोगे ना, तो आपको कुछ फील नहीं होगा कि इसके अंदर से लाइट जा रही है, यहाँ पे फील नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फील होगा। आखिर इसके अंदर ऐसा क्यों फील नहीं हो रहा? क्यों हो रहा है? सुनो, जब कणों का आकार बहुत छोटा होता है ना, तो क्या होता है, यहाँ से लाइट जा रही है। जब लाइट जा रही होती है ना, तो ना इन लाइट के रास्ते में बाधा कौन उत्पन्न करते हैं? ये कण उत्पन्न करते हैं। कण बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अब है ना, ये जो हमारे विलयन के कण बहुत छोटे हैं, तो ये बहुत छोटे होने के कारण जो यहाँ से लाइट जा रही है ना, इनको इतना नुकसान नहीं पहुँचाते, बाधा नहीं डालते, और लाइट बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। लाइट की टक्कर होती नहीं है। क्यों? कण बहुत छोटे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, तो लाइट बिना टक्कर करे सीधी निकल जाती है, तो कुछ नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत थी, दूध और पानी के मिश्रण में जो कण बनते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े बनते हैं। कणों का आकार क्या बनता है, बड़ा बनता है। जब यहाँ से मैं लाइट को पास करूँगा ना, तो लाइट के रास्ते में रुकावटें आएंगी, ये बड़े बड़े कण लाइट को टक्कर मारेंगे, और जब लाइट को टक्कर पड़ती है ना, तो लाइट ना फैलती है। लाइट क्या होती है, फैलती है, और जब लाइट फैलती है तो वो लाइट फैलकर हमारी आंखों तक आती है। कहाँ तक आती है? हमारी आंखों तक। और जब कोई भी चीज़ हमारी आंखों तक आती है, तभी कोई हमको चीज़ दिखती है। तो यहाँ पे हमको लाइट का मार्ग क्यों दिखा? क्योंकि लाइट के मार्ग में आ रहे हैं बड़े कण। बड़े कण लाइट से टक्कर करके लाइट को फैला रहे हैं। फैली हुई लाइट हमारी आंख तक आ रही है, और जब भी कोई लाइट आंख तक आती है, तभी वो चीज़ दिखती है। तो इसलिए रास्ता हमको दिख रहा है, क्योंकि वो फैलकर लाइट हमारी आंख तक आ रही है। लेकिन यहाँ पे छोटे कण लाइट को फैला ही नहीं रहे। फैला नहीं रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हमारी आंख तक भी कोई चीज़ नहीं आ रही है, और आंख तक कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो हमको रास्ता नहीं दिखता। तो अगला लास्ट गुण है कि जो विलयन के कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो लाइट को बहुत कम फैलाते हैं, मतलब उनका प्रकीर्णन बहुत कम करते हैं, जिससे हमको यहाँ पे लाइट का रास्ता नहीं दिखता। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।